बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पहला पेपर होता है एफआर का। बहुत सारे बच्चों का ये एफआर का पहला पेपर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ऐसा ही है। अज्यूमिंग आपका बहुत सारे बच्चों का पहला पेपर होता है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, राइट। इसके बाद आप जाके अकाउंटिंग पढ़ते हो एसबीआर में, इसका जो है अगला पेपर है विच इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। बट द क्वेश्चन इज, इस पेपर की फॉर्मेटिंग ये है, तीन सेक्शंस हैं, ए, बी एंड सी। ए में, एज ऑल यू आर अवेयर, कि सर ए में 15 एमसीक्यूज होंगे, ओके। बी में तीन ओटी केसेस होंगे। मैं नई चीजें बताऊंगा, डेफिनेटली ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट डेफिनेटली देयर आर लॉट इज सपोज टू, लेट्स से बताना है जो आप लोगों को। इसमें तीन ओटी केसेस हैं। फिर आप आ जाओ सेक्शन सी पे, दो सीआरक्यूज है। पहले तो आप अपनी स्टोरी सीआरक्यू से रिलेटेड समझ लो, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, और इसमें एग्जामिनर का पैटर्न बड़ा क्लियर है। एक क्वेश्चन होगा रेशियो एनालिसिस का, कंफर्म है, एक क्वेश्चन होगा रेशियो एनालिसिस का। सेकंड होगा या तो सिंगल एंटिटी, मीन जिसको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कंसोलिडेशन से, ओके। थोड़ा सा मुझे इस पे डिस्कशन करने दो, बाद में मैं आपके सेक्शन ए और बी पे आता हूं। रेशियो एनालिसिस के अंदर बेसिकली डिफरेंट वैरायटी है। रेशियो एनालिसिस के अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, अकेली कंपनी का एनालिसिस या फिर ग्रुप एनालिसिस। अकेली कंपनी का, लेट्स से फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर, सेम कंपनी का पिछले साल के रिजल्ट्स को इस साल के रिजल्ट्स को पिछले से कंपेयर करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या आपने एबीसी कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कंपेयर करना होगा, एक्स वाई जी कंपनी के अगेंस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, एबीसी कंपनी को आपने कंपेयर करना है सेक्टर एवरेज के साथ, एक अकेली कंपनी के साथ नहीं। सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज हैं, उनका एवरेज रिजल्ट हमें दिया होगा, आपने उस अपनी एबीसी कंपनी को सेक्टर एवरेज के साथ कंपेयर करना होता है। रिमेंबर, जब आप अपनी कंपनी को, जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह का, तो इसमें अक्सर देखना कि कहीं पॉलिसीज में कोई इस साल चेंज तो नहीं आया। मतलब आप इस एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हो, पॉलिसीज में चेंज या डिफरेंस तो नहीं है। तो ये हाईलाइट करना होता है आपने अपने आंसर में, कि अगर फॉर एग्जांपल एबीसी को एक्स वाई जी से कंपेयर कर रहे हो, एबीसी कंपनी अपनी डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करता है, एक्स वाई जी कंपनी चार्ज कर रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव में। तो बताओ क्या दोनों के ग्रॉस प्रॉफिट सेम होंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट होंगे ना, डेफिनेटली। तो अब आपने उसमें रीजन मेंशन करना है कि द फर्स्ट रीजन इज, या द थिंग इज दैट बोथ कंपनीज आर नॉट यूजिंग सिमिलर पॉलिसीज। इट्स नॉट लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन। The reason of difference in gross profit is actually the use of different policies change difference। फिर इस तरह के क्वेश्चन में वन ऑफ ट्रांजैक्शन देखनी होती है, कि कहीं कोई कंपनी की वन ऑफ ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। क्या मतलब सर वन ऑफ ट्रांजैक्शन? जैसे हो सकता है आप एबीसी कंपनी को एक्स वाई जी से कंपेयर करें और एबीसी कंपनी ने इस साल बुरा परफॉर्म किया है। देयर आर चांसेस कि एबीसी कंपनी ने इस बार कोई अपना एसेट सेल किया, उस पर लॉस हो गया है। या हो सकता है एबीसी कंपनी पहली बार फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एंटर हुई है, हो सकता है फ्यूचर में उसे लॉस ना हो, ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकता है, प्रोविजन हुई हो। तो इस तरह की चीजें हाईलाइट करनी होती हैं आपने पेपर में, वन ऑफ ट्रांजैक्शन तो नहीं है। फिर ऐसे क्वेश्चंस में ये भी देखना होता है कि क्या कंपनी के एसेट ओन्ड हैं अपने, या रेंटेड हैं, या लीज पे हैं। इस तरह की चीजों से बेसिकली नंबर मिलते हैं। जब आप एग्जामिनर को इस तरह के पॉइंट्स बताते हो ना, एग्जामिनर अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि बच्चा एनालिसिस कर रहा है। फिर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिनका फुल ईयर का इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं, देयर आर चांसेस एक कंपनी मिड ऑफ द ईयर ट्रांजैक्शन में एंटर हुई है और एक कंपनी साल के शुरू में एंटर हुई थी। मतलब दोनों कंपनियों ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बट एक ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है साल के शुरू में और एक ने किया है मिड ऑफ द ईयर। तो बताओ क्या दोनों के रिजल्ट्स उस तरह कंपेरेबल होंगे? आई नो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि इस तरह की चीजें इस तरह के क्वेश्चंस में आता है। फिर आपको आता है ग्रुप एनालिसिस, कि सब्सिडरी को
या फॉर एग्जांपल एबीसी ग्रुप को एनालाइज करो, इन्होंने कोई इस साल सब्सिडी डिस्पोज की है। अब इस तरह के क्वेश्चन में मजे की बात, आपको 4-5 नंबर की अक्सर कैलकुलेशन आती है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, और इसी तरह 4 से 6 नंबर के या 4 मार्क्स अक्सर रेशियोज होते हैं। तो इट मीन कि इसमें पीछे 11 नंबर का एनालिसिस रह गया, 11 मार्क्स का एनालिसिस रह गया, या समटाइम 10 नंबर का एनालिसिस रह गया। एबीसी कंपनी, पहले उसके पास पिछले साल वो और एक सब्सिडरी थी, या वो और एक दो सब्सिडरी थी, तब उनके रिजल्ट्स क्या थे। अब उन्होंने इस साल सब्सिडी डिस्पोज कर दिया, तो आपने बताना है उस सब्सिडी डिस्पोजल की वजह से इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बुरा परफॉर्म किया है। अब अगेन इस तरह के क्वेश्चन में देखना होता है कि क्या उन्होंने मिड ऑफ द ईयर तो डिस्पोज नहीं की। अगर मिड ऑफ ईयर द डिस्पोज की होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो सब्सिडी के 6 महीनों के रिजल्ट्स होंगे। बट साल के एंड में अगर मिड ऑफ द ईयर की है, तो हो सकता है क्या नाम है, फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ भी ना हो कंसोलिडेटेड में। इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है, एबीसी ग्रुप ने इस साल एक न्यू सब्सिडरी एक्वायर की है। अगेन ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अगेन इसमें 4 नंबर की गुडविल आएगी, कि 4 मार्क्स की गुडविल कैलकुलेट करो क्योंकि नई सब्सिडरी खरीदी है। 4 से 6 नंबर या 4 नंबर से 5 नंबर 6 नंबर के रेशियोज निकालो, 11 नंबर का एनालिसिस। ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर तरह के होते हैं, एक एक क्वेश्चन भी आप इस तरह का प्रैक्टिस कर लो तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी हो जाती है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, उसमें सब्सिडरी बेची है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, इसमें सब्सिडरी खरीदी है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। अगेन इस सब्सिडरी को मिड ऑफ द ईयर खरीदा है, तो हो सकता है रेवेन्यू में सिर्फ 6 महीनों का इसका कंट्रीब्यूशन हो। अभी हम हो सकता है क्लियर पिक्चर ना बता सकें, अगले साल जब पूरे साल का रेवेन्यू शामिल होगा तब कंपैरिजन करके पता चलेगा। ये 5 तो ये क्वेश्चन आते हैं रेशियो एनालिसिस में। एक छठा क्वेश्चन एग्जामिनर नया लॉन्च कर दिया है उसने पिछले 2 सालों में, वो आ सकता है, वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का एनालिसिस। पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं होगी, मतलब बीच में उसमें रिजल्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज भी होंगे, बट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का कोई हो सकता है ऑपरेटिंग एक्सट्रैक्ट दिया हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का एक्सट्रैक्ट दिया हो, राइट। हो सकता है फाइनेंसिंग का दिया हो आपको, हो सकता है चेंज इन कैश, इस तरह का एक रेशियो आ सकता है, चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालो। पिछले साल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1000 के थे, इस साल हमारे -500 पड़े हैं, तो इट मीन कि 1500 का डिक्रीज आया इस साल। चेंज इन कैश इक्विवेलेंट्स निकालो। इसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अगर आया, तो इसमें लिक्विडिटी पे कमेंट करना होता है, लिक्विडिटी पे, कि आया बिजनेस के पास करंट इनफ एसेट्स हैं, इनफ लाइबिलिटीज को फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग, या फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिंग से भी आ जाता है, तो आपने बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में डिस्कशन करनी है कि फाइनेंसिंग में अगर कैश इस बार पॉजिटिव पड़ा हुआ है नेट ऑफ, तो देर आर चांसेस कि कंपनी ने हो सकता है शेयर्स इशू किए हों। रीजन आप लिखोगे कि व्हाई द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एज अ पॉजिटिव कैश फ्लो, बिकॉज कंपनी हैव इशूड अ न्यू शेयर्स, company has a took let's say loan, company has reduced their dividend as compared to previous year. Why the investing activities are showing a positive cash flow? Because there are chances company has certain dispose certain assets, yeah, they have received dividend, they have received investment income. प्लीज जस्ट क्विकली कंफर्म करना, क्या आपको ये 6 तरह के क्वेश्चन समझ आए हैं रेशियो एनालिसिस के। जस्ट प्लीज यूज चैट बॉक्स एंड any question on this. Okay, okay, you got it right. Now the question is, सेकंड क्वेश्चन कहाँ से आएगा सर? सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा भाई सिंगल एंटिटी से। अब सिंगल एंटिटी में भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। एक आपको क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का, फॉर एग्जांपल सिंपल एसओपीएल बनाओ, और 8 नंबर के लिए आप एसओएफपी बनाओ। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, या एक क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालो, 5 नंबर के लिए चेंजेस इन इक्विटी निकालो, बनाओ, और 7 नंबर के लिए एसओएफपी। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर हो सकता है तीसरा क्वेश्चन, 12 नंबर के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालो, 8 नंबर के लिए सोशी निकालो,
सिंगल एंटिटी में एसओपीएल आएगा तो प्रॉपर फॉर्मेट है। जब वो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा ना क्वेश्चन में, तो आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया होगा। आपको कुछ उस ड्राफ्ट प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है। उस ड्राफ्ट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है। अगर कोई एक्सपेंस है तो वो माइनस हो जाएगा इसमें से। अगर इनकम है कोई तो ऐड हो जाएगी। तो इवेंचुअली आपके यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे। उस एडजस्टेड प्रॉफिट को आगे आप लेके जाओगे रिटेन्ड अर्निंग में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको, सही है। इसमें सिंगल एंटिटी में, या फिर अगर सिंगल एंटिटी का आपको नहीं आया तो फिर आपको क्वेश्चन आएगा कंसोलिडेशन से। कंसोलिडेशन से कंसोलिडेशन में एग्जामिनर क्या करता है आजकल? फॉर एग्जांपल 18 मार्क्स की एसओपीएल, कंसोलिडेटेड एसओपीएल। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, 18 मार्क्स की कंसोलिडेटेड एसओपीएल। 2 नंबर के लिए आपने हो सकता है कोई एसोसिएट की वर्किंग करनी हो, या फॉर एग्जांपल आपको कहे 18 नंबर की फॉर एग्जांपल या 17 नंबर की एसओएफपी, और डिस्कस करो एनसीआई को हम किन मेथड के जरिए वैल्यू करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए हो सकता है कहे डिस्कस करो। या फिर एक और क्वेश्चन, 7 मार्क्स की गुडविल, 13 नंबर की एसओपीएल कंसोलिडेटेड, या फिर 16 नंबर की एसओपीएल, 4 नंबर का हो सकता है कोई एसोसिएट का पार्ट आ जाए, या फिर 14 नंबर की कंसोलिडेटेड एसओपीएल। 6 नंबर के लिए सिर्फ कंसोलिडेटेड एसओएफपी का इक्विटी का सेक्शन निकाल के दो। पूरी की पूरी नहीं, सिर्फ इक्विटी का सेक्शन निकाल के दो। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि भाई क्या तौर तरीके एग्जामिनर आजकल यूज कर रहा है। थोड़ा सा एग्जामिनर कोशिश कर रहा होता है सिलेबस का सारा एरिया कहीं ना कहीं वो टेस्ट करे। प्लीज कंफर्म करें सेक्शन सी से रिगार्डिंग क्लैरिटी है, एनी क्वेश्चन ऑन दैट? इट्स नॉट अबाउट इक्विटी सेक्शन, देयर आर चांसेस सिर्फ वो कहे टोटल एसेट्स वाला सेक्शन 6 नंबर के लिए निकालो। प्लीज कंफर्म करें, इज इट ओके राइट? ओके, ओके, परफेक्टली फाइन। सेक्शन सी क्लियर है हमारे माइंड में। सेक्शन सी हमारे माइंड में क्लियर है, राइट? आई जस्ट वांट टू कंफर्म अगेन। एनी क्वेश्चन? सिंगल एंटिटी के क्वेश्चन में भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस उस्मान? सिंगल एंटिटी के क्वेश्चन में डेफिनेटली यू हैव टू एडजस्ट ना भाई। नोट्स दिए होते हैं एडजस्टमेंट के लिए, वो किसके लिए होते हैं? व्हाट दिस मीनिंग ऑफ नो एडजस्टमेंट इन एफएस मीन? डेफिनेटली क्या वो आपको जस्ट नंबर्स पुट करने का नंबर देगा? मीन डेफिनेटली उन नंबर्स के जरिए नोट्स आपने आगे सभी सिंगल एंट्री का कोई क्वेश्चन मुझे लगता है किया ही नहीं है, व्हाट आई एम अज्यूमिंग। ओके, 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 लेट्स जस्ट स्टे हियर एंड स्टे फोकस्ड। ओके, सी, अब आप आ जाओ सेक्शन बी पे भाई। अब आप आ जाओ सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपके पास पहले आपको सेक्शन ए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
भाई सेक्शन ए इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल, जस्ट अंडरस्टैंड. ओके, गिव मी अ सेकंड, एक्सेल इज लिटिल बिट स्लो. ओके, एक्सेल आपको शो भी हो रही थी ना पहले, जस्ट कंफर्म करना मुझे. ओके 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 ओके. परफेक्ट. ओके, तो यार देखो, सीन कुछ ऐसा है कि भाई सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन ए में एग्जामिनर क्या करता है. अच्छा, रेशो का क्वेश्चन सिर्फ उधर नहीं आता आपके पास, क्या नाम है, 20 नंबर का. एक एमसीक्यूज अक्सर यहाँ पे रेशो के क्वेश्चन से होता है. एक एमसीक्यूज. फिर दो या तीन एमसीक्यूज होते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि बच्चे तैयार ही नहीं करके जाते. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, चार में से कौन से दो इनहेंसिंग कैरेक्टर हैं, या चार स्टेटमेंट में से दो कौन सी स्टेटमेंट सही है. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट वैल्यू क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू में फर्क क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज. और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर स्टैंडर्ड बनता कैसे, एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या होता है, या फिर नया आईएसएसबी, मीन जो आपके पास सस्टेनेबिलिटी बोर्ड है. आईएएस भी मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तो था ही था, अब आपके पास जो सस्टेनेबिलिटी का बोर्ड है उससे रिलेटेड दो या तीन एमसीक्यूज उधर से आते हैं, कंफर्म कंफर्म. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर जो एसेट्स को वैल्यू करने के तौर तरीके हैं ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्सेस करंट कॉस्ट. फिर करंट कॉस्ट के अंदर तीन चीजें हैं, करंट वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज. इधर से क्वेश्चन आ सकता है. हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्सेस करंट कॉस्ट के अलावा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है. इनहेंसिंग में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फंडामेंटल में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड रेलिवेंट. इनहेंसिंग में वेरीफाइबिलिटी, टाइमलेस, कंपेरेबिलिटी. तो इस तरह के आपके पास जो कैरेक्टर हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन से आ सकता है. फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की सिंपली नॉलेज से क्वेश्चन आ सकता है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक्सपोजर ड्राफ्ट हो गया, आईएसएस भी हो गया. नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज में कौन सा स्टैंडर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के लिए इरेलीवेंट है, कौन सा रेशो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी या चैरिटी यूज नहीं करती. तो अक्सर ये एक और तीन चाहिए, जो दो तीन चार एमसीक्यूज हैं सेक्शन ए के, ये तो इनसे होते हैं. फिर आपके पास तीन से चार एमसीक्यूज माइनर स्टैंडर्ड से, तीन से चार एमसीक्यूज माइनर स्टैंडर्ड से. सर व्हाट डू यू मीन बाय माइनर, इधर देखो. तीन से चार एमसीक्यूज माइनर स्टैंडर्ड, जिसमें कौन कौन से हैं, IAS 21, IAS 2, IAS 8 से अक्सर क्वेश्चन एक आ जाता है. और फिर आपके पास IAS 21, 2, 8, IFRS 5 से जो माइनर स्टैंडर्ड है. तीन या चार एमसीक्यूज, 2 हो गया, 8 हो गया, समटाइम आजकल 41 भी डाल देता है. IFRS 5 हो गया, तीन चार एमसीक्यूज यहाँ से नजर आते हैं. फिर आपको दो या तीन एमसीक्यूज नॉन एसेट से नजर आएंगे, नॉन करंट एसेट्स में.
उसमें IAS 16 का हो सकता है, 38 का हो सकता है, 36 का हो सकता है, 23 का हो सकता है, और एक या दो MCQs स्टैंडर्ड एग्जामिनर का फेवरेट है, 10 और 37, और 2 से या 3 से 4 MCQs मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होते हैं। उसमें भी IFRS 15 प्रायोरिटी पे होता है, समटाइम 15, समटाइम IFRS 16, एक IFRS 9 का आप कर लो। रेयरली IAS 12 का, बहुत रेयर MCQs आप देखोगे। IAS 33 EPS का, दिस इज द सीक्वेंस, ये देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 1 और 9, 3 12, मतलब ये मैंने आपकी एक सीक्वेंस बना दिया है। ये इस तरह के एग्जामिनर का पैटर्न ये है, दिस द राइट पैटर्न एग्जामिनर यूज। इसमें मैं हो सकता है 2 से 3, इसमें मैं IS 40 भी डाल दूं, मैं इसको 3 से 4 कर देता हूँ, IAS 40। प्लीज कंफर्म करें ये क्लियर है सबको, राइट? सेक्शन ए आपके सामने है, दिस इज द सेक्शन ए। ओके, क्लियर है? किसी को कोई इस पे कंफ्यूजन? सर 21 का क्वेश्चन कैसे आता है? 21 का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कौन से दो प्राइमरी फैक्टर्स हैं, कौन से दो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, व्हेन इट कम्स टू लेट्स से करेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शनल करेंसी को, या नॉलेज कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, गेन या लॉस निकालो ट्रांजैक्शन में। 2 का क्वेश्चन कैसे आता है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV बताओ, दो प्रोडक्ट दिए होते हैं। 8 में आपने ये बताना होगा चार में से कौन सी चेंज इन पॉलिसी है या कौन सा एस्टीमेट है। या कभी कभार सिंपल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है कि आया ये चेंज इन पॉलिसी है या चेंज इन एस्टीमेट है, और ये बताओ रेट्रोस्पेक्टिवली सही होगा या लेट्स से क्या नाम है, प्रोस्पेक्टिवली। 41 में हो सकता है गेन या लॉस निकालना हो, या ये पूछना हो कि SOFP में क्या वैल्यू जाएगी। IFRS 5 में डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इनमें से कौन सा है, या कौन से दो क्राइटेरियाज हैं अल्फा सेल के, या सम टाइम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यू बताओ। 16 में रिवैल्यूएशन गेन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, डिस्पोजल किया है गेन या लॉस आ सकता है, आप ट्रांसफर की एंट्री बताओ एक्सेस डेप्रिसिएशन की। 38 में क्या एसेट की डेफिनेशन मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है इंटेंजिबल की। फिर अगर डेफिनेशन मीट कर रहा है तो क्या इसे इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर इसमें R&D से क्वेश्चन आ सकता है, रिसर्च के क्राइटेरिया, रिसर्च अगर एक्सपेंस है, डेवलपमेंट के क्राइटेरियाज मेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। 36 में इम्पेयरमेंट रिकवरेबल अमाउंट का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। 20 गवर्नमेंट ग्रांट में कैलकुलेशन क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है। 23 बोरोइंग कॉस्ट में भी इस तरह का 40 है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि किस तरह का पेपर आपने तैयार करना है। ओके, अब आते हैं सेक्शन बी पे, जिसके लिए सब लोगों को टेंशन होती है। सेक्शन बी में सर एग्जामिनर क्या करता है? एक OTQ IFRS 15 या 16 से। कभी कभार पेपर में ऐसा भी हुआ है कि 15 और 16 दोनों से नजर आया है, लेकिन व्हाट आई सी द पैटर्न, कभी 15 से या कभी 16 लीजेस से, इन दोनों में से एक OTQ वो बनाता है नॉन करंट एसेट से। अब ये एग्जामिनर की चॉइस है कि कभी कभार वो 3 MCQs इंटेंजिबल के डाल देता है, साथ 2 MCQs इम्पेयरमेंट के डाल देता है, या कभी कभार वो 2 MCQs IAS 16 के डाल देगा, सही है, प्लस एक MCQs 23 का हो सकता है डाल दे, प्लस हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट का डाल दे, प्लस कोई यूज चेंज इन लाइफ हो रही हो IAS 8 का हो सकता है डाल दे। मतलब नॉन करंट एसेट से आएगा। देर आर चांसेस IAS 40 से बना ले 2 MCQs। एक OTQ वो अक्सर नॉन करंट एसेट से बनाता है, लेकिन नॉन करंट एसेट में एग्जामिनर अपनी चॉइस खुद डिसाइड करता है, सही है। फिर एक MCQs बनता है अदर एरिया से, जो तीसरा वाला MCQs है। अदर एरियाज में कभी कभार वो क्या करता है, पूरा का पूरा IAS 33 EPS से डाल देता है कभी कभार, लेकिन लाजमी नहीं EPS। कभी कभार वो IAS 12 के डेफर टैक्स के 2 क्वेश्चन डालेगा, और साथ ही 3 क्वेश्चन हो सकता है 10 और 37 के डाल दे, या IAS 10 +37 प्लस IFRS 5, प्लस हो सकता है कोई फॉरेन करेंसी वगैरह, EPS में अक्सर फॉरेन करेंसी का डाल देता है।
ईपीएस में अक्सर वो ईपीएस के साथ फॉरेन करेंसी 21 डाल देता है, या फिर एग्जामिनर कभी कभार आईएफआरएस 9 की तरफ चला जाता है पूरा का पूरा, और आईएफआरएस 9 में वो अक्सर आईएएस 21 यूज कर लेता है। I hope you are getting my point. Have you got it कि what is the pattern? You need to understand the pattern. भाई तैयारी तभी कर सकोगे जब पता हो कौन सी चीज किधर आनी है। अगर अभी तक भी आपको नहीं पता चला, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट सेशन। समझ लो भाई। 15 16 में अक्सर इस 15 16 के अंदर अगर मैं आईएफआरएस 16 का आपको पैटर्न बताऊं ओटीक्यू का, तो 16 में एक एमसीक्यूज नॉलेज बेस होगा कि लीज से रिलेटेड कौन सी दो बातें सही हैं, या लीज की डेफिनेशन मीट हो रही है नहीं हो रही। सही है। दो एमसीक्यूज हो सकता है, एक उसमें राइट ऑफ यूज एसेट का एमसीक्यूज हो, तीसरा एमसीक्यूज हो सकता है लीज लायबिलिटी का हो, चौथा एमसीक्यूज हो सकता है सेल एंड लीज बैक का हो, पांचवा एमसीक्यूज उसमें शॉर्ट टर्म लीज का डाल देगा। दिस इज द राइट पैटर्न, एग्जामिनर इस तरह करता है। फिर लीज लायबिलिटी में वो कभी कभार फाइनेंस कॉस्ट को डाल देता है, कभी कभार करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी पूछ लेता है। राइट ऑफ यूज एसेट में कभी कभार, नॉलेज बेस में कभी कभार वो लीज टर्म का पूछ लेता है। फिर अगर इसी तरह मैं आपको आईएफआरएस 15 का पैटर्न बताऊं, तो आईएफआरएस 15 में अगेन एक नॉलेज बेस, एक हो सकता है नॉलेज बेस के अलावा एक आपके पास फिर उससे होगा स्टेप 3 से एलोकेट करो। तो उसमें हो सकता है फाइनेंसिंग वाला पार्ट हो सकता है कस्टमर हमें 1 साल बाद पैसे दे रहा हो, हमें उसे प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉर्ड करना हो। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है हम डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट एलोकेट करके फिर हमें वैल्यू बतानी हो। चौथा क्वेश्चन अक्सर अदर एरियाज आईएफआरएस 15 के एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल डाल देता है एक एमसीक्यूज, या बिल एंड होल्ड डाल देगा। पांचवा एमसीक्यूज हो सकता है, एक एमसीक्यू सिर्फ ये हो कि किन किन ट्रांजैक्शंस को, मतलब सिर्फ स्टेप 1 से हो, किन किन ट्रांजैक्शन से हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह 10 में ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग है। 37 में ये आ सकता है प्रोविजन इन दो में से किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। डेफर टैक्स 12 में हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि बताओ टेम्पररी डिफरेंस पे डेफर टैक्स इस साल कितना चार्ज होगा एसओपीएल में, रिवैल्यूएशन गेन कितना आएगा डेफर टैक्स माइनस करने के बाद। कभी कभार आईएस 12 के साथ वो आईएस 16 का एक एमसीक्यूज डाल देता है। ओके, अब मुझे काइंडली कंफर्म करें कि क्या भाई आप लोगों को ये चीजें सारी क्लियर हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और समथिंग, कोई चीज पूछनी हो तो बताओ। ए ओके 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 ओके। आई थिंक देखो, दिस इज द वे टू प्रिपेयर एफआर। अब के बाद आपके माइंड में ऐसे ही चीजें जैसे मैं अभी रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इसी तरह आपके माइंड में चीजें आनी चाहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये चीजें तो आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या था आज के सेशन का? वेल, ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर सर, रेशोस। ऑब्जेक्टिव में हमारा रेशोस था। तो देखो, पहली और इंपॉर्टेंट बात, रेशो कहाँ कहाँ पे टेस्ट होगा आप लोग मुझे बताओ। आप लोग मुझे बताओ रेशो कहाँ पे टेस्ट होगा। प्लीज कंफर्म करना कहाँ कहाँ पे रेशो टेस्ट होगा। आई वांट टू नो योर आंसर। पार्टिसिपेटिव रहो यार, मोबाइल को साइड पे रख दो भाई, मोबाइल ही तो यूज करते हैं अभी तक। ओके, सेक्शन ए एंड सी में। अच्छा, बाय द वे वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, कभी कभार ईपीएस, कभी कभार लीजेस में वो एक एमसीक्यूज रेशियो का भी डाल देता है कि हमने बताओ इस हमने सेल एंड लीज बैक किया है, बताओ इसका रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा, गेयरिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कभी कभार वो सेक्शन बी के ओटीक्यू के अंदर एक एमसीक्यूज रेशियो का डाल सकता है। जो मैंने गाइड किया, डेफिनेटली ए में तो एमसीक्यूज एक आता है, सी में 20 नंबर का आता है, लेकिन सम टाइम अगर वो ए में एमसीक्यूज आपको नहीं दे रहा, तो देर आर चांसेस कि बी में उसने किसी ओटीक्यू में डाल दिया होगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, बताओ इस ट्रांजैक्शन का हमारे गेयरिंग रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा। राइट। तो इट मीन के मिनिमम रेशियो आपका ये जो टॉपिक है, ये 20 से 22 नंबर का टेस्ट होना ही होना है। अब मैं आपको पहले क्या करता हूं, पहले मैं आपको कुछ सेक्शन ए के सैंपल क्वेश्चंस, कुछ कुछ सैंपल क्वेश्चंस
क्विकली सेक्शन एक है ना, कुछ सैंपल क्वेश्चंस है, फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोग बाकी भी कर लेना, मैं आपको उन पे आंसर्स दे दूंगा। मैं भी एक दो जस्ट सैंपल बेसिस समझाने के लिए कर रहा हूँ। सेक्शन ए के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सी, ये है सेक्शन ए के क्वेश्चंस। ओके। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि सर बताएं नॉट फॉर प्रॉफिट का। तो देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट का आप लोग जवाब देना, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। 1 मिनट लो, आप बताओ। जी प्लीज। ओके। दिस इज दी, अगेन ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कोई मैंने नहीं बनाया हुआ। इट्स एन क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम। तो इधर देखो भाई, कौन से दो रेशियोज लाइकली टू बी लीस्ट रेलिवेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज का पर्पस प्रॉफिट नहीं है, उनके शेयर होल्डर्स वगैरह नहीं होते, तो उनका अर्निंग पर शेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी डिविडेंड कवर, हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट लोन वगैरह लेती है तो इंटरेस्ट कवर रेलिवेंट होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट के पास करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज होती हैं, तो करंट रेशियो इज रेलिवेंट। हमें बताने थे लीस्ट रेलिवेंट। एक इस तरह का क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। फिर अगर एक और कोई क्विकली क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशंस का। ओके, कैलकुलेशंस का, जी सर। कैलकुलेशंस का, यूज योर कैलकुलेटर, जल्दी नहीं करना। जी प्लीज, लीव मत करें। जो लोग लीव कर रहे हैं, अब उन्हें मैं क्या कह सकता हूँ, लीव मत करें, ज्वाइन करें और सॉल्व करें भाई। आंसर, आई नीड आंसर, इट्स वेरी क्विक, बी क्विक यार। व्हाट्स द फार्मूला ऑफ आरओसी? पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। So what is a PBIT? It's a profit from operation. Capital employed, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। 2000 डिवाइडेड बाय 48,000 करके इनटू करें, क्या आंसर आ रहा है? 4.17। ओके। Why others are not using calculator? Man, be quick. Okay. And asset turnover. Okay, asset turnover कैसे आता है भाई? रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सारे बच्चे पेपर में फॉर्मूला अपोजिट कराते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय रेवेन्यू करोगे 4.8 आ जाएगा। एग्जामिनर की ये वर्डिंग है कि बहुत सारे बच्चों ने 4.8 लगाया हुआ है। नो खान, इट्स अगेन 4.17 इज ओके आरओसी। एंड एसेट टर्नओवर इज 0.21। यस एग्जैक्टली 0.21। कैसे आया? 10,000 डिवाइड बाय 48,000। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आ गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का अक्सर देखते हैं। ये देखो, ये अगेन एक पेपर का क्वेश्चन है। आप लोग बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। आप लोग बताओ, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा। अब्दुल्ला। हाँ भाई, आप लोग बताओ। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस, देखो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये मैं डेटा पढ़ के नीचे सॉल्व कर रहा था, आंसर्स नहीं पढ़े थे मैंने। लेकिन इसमें आपको आंसर पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा।
Now the real test comes. I want to see how many of you, let's say, say the correct answer. Most of you might not be answering at all. वो जो डर है ना, एक फियर है ना फेलियर का, कि यार कहीं गलत ना बता दूं सर को, तो बहुत सारे लोग तो बताएंगे ही नहीं, बहुत सारे लोग तो सॉल्व भी नहीं करेंगे, और सॉल्व किया भी तो डर में बताएंगे ही नहीं। के के ए सी के देखो, बेसिकली, ओके, अहमद सिंह बी, ओके, के के ईशानी इज बी, ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दोज हु आर सेइंग बी। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव कैश फ्लो है, लेकिन इधर नेगेटिव है, इसका मतलब है हमने इस साल एसेट ज्यादा खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है, इन्वेस्टमेंट बेची कम है, ज्यादा की है, इसलिए पैसा गया है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी नेगेटिव है, इसका मतलब है इस बार पैसा आया नहीं है, हमने डिविडेंड वगैरह ज्यादा पे किया है, लोन वगैरह पे किया है, गया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पैसा आया नहीं है, आप बताओ बी सही है? ये देखो, आपके पास फाइनेंसिंग से पैसे आए थोड़ी, आए होते तो पॉजिटिव होता। ये कह रहा है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग, भाई कैश तो नेट जनरेटेड ही नहीं है, ये तो नेट आउटफ्लो है। पॉजिटिव होता तो जनरेटेड होता ना, ये तो आउटफ्लो है, बात ही यहाँ पे खत्म होगी। इट्स नॉट एन कैश जनरेटेड। ओके, बी तो गलत हो गया। फिर एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट्स सोल्ड, भाई अगर सेल किए होते, और नॉन करंट एसेट का अगर हमने बेचे होते, कहीं पे इस डेटा में से मुझे ये नजर नहीं आ रहा, माना कि एसेट खरीदे हैं ये नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैंने एसेट बेचे होते तो फिर तो पैसा वगैरह आता, लेकिन इस डेटा में से कहीं पे ये पता नहीं चल रहा, वो तो फिर नेट ऑफ हो गया होता। अगर ऐसा, अच्छा, इस सिचुएशन में पता है, इस सिचुएशन में इसका आंसर जीरो होता, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि जितने एसेट खरीदे हैं और उतने ही बेचे हैं, तो नेट ऑफ करके वो तो आंसर जीरो होना चाहिए था। ये भी गलत है। फिर कंपनी हैज अ गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ओवरऑल पता चलता है आपको वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से, मतलब ओवरऑल आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छा है या नहीं है, ये डिपेंड करता है इन्वेंट्री डेज कितने हैं, रिसीवेबल डेज कितने हैं, पेएबल कितने हैं, आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल बताता है, करंट रेशो, क्विक रेशो बताते हैं। इस डेटा में से मुझे कहीं पे भी ये पता नहीं चल रहा, ऑल्दो आपको कहीं पे भी ये पता नहीं चल रहा कि आया मेरा वर्किंग कैपिटल अच्छा है या बुरा है, मुझे तो कहीं पे भी इससे डेटा से आइडिया नहीं हो रहा। It's too early to say. I mean, there is not breakdown given of inventory, receivable and payable. Working capital mean current asset minus current liabilities. ये भी गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो हमने पैसा ऑपरेटिंग से जनरेट किया है, ऑपरेटिंग नेट कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग, हैज बीन यूज्ड टू फंड द व्हाट। So this is called analysis. How you are analyzing. C is the correct. C is the correct. प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबको क्लियर है भाई, क्रिस्टल क्लियर है? परफेक्ट। ओके 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 ओके। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये देखो, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी का इस तरह का आ सकता है सेक्शन ए में, ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करें आप लोग।
ओके। आई थिंक अगेन थोड़ा सा यहाँ आप लोगों के नॉलेज का मसला है। पहली और इम्पोर्टेंट बात, आईएफआरएस स्टैंडर्ड आर नॉट रेलिवेंट फॉर, देखो, आईएफआरएस स्टैंडर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज भी और प्रॉफिट एंटिटीज दोनों के लिए रेलिवेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। फिर ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी मस्ट, देखें, मस्ट अप्लाई, इवन प्रॉफिट एंटिटीज पे भी अप्लाई, मस्ट नहीं है। देर आर चांसेस प्रॉफिट एंटिटीज पाकिस्तान में ऑपरेट करती है और पाकिस्तान लीगल स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने स्टैंडर्ड कर रहा है, तो ये वाली भी गलत होगी। फिर ऑल आईएफआरएस स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड टू ऑल एंटिटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है उसका अर्निंग पर शेयर से क्या ताल्लुक है, नॉट फॉर एंटिटी का अर्निंग पर शेयर से क्या ताल्लुक है, ऐसे बहुत सारे और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। ये गलत है, सारे स्टैंडर्ड सबके लिए रेलिवेंट नहीं होते। हाँ, ये वाला ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। IFRS standard may be appropriate for use of some not for profit if they are engaged in a what, commercial, अगर कोई वो कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह में, जैसे ट्रांजेक्शन्स वो लीज पे ले रही हैं, तो उनके लिए IFRS 16 रेलिवेंट है। अगर वो फॉर एग्जांपल कोई कम इन्वेंट्री वगैरह, ये देखो, मे, दिस इज ए इज द करेक्ट। प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबको क्लियर है। देखो, दिस मीन यू आर लैकिंग एट नॉलेज। ओके, परफेक्ट हो गया सीन। ओके। ओके, अब क्या है कि तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया ना, ये देख रहे हो, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चंस जो आपके अपीयर होते हैं सेक्शन ए में, ये वो मैंने निकाले हुए हैं, मैं इनको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले चलें, आई होप दिस इज इट, मैं इनके आंसर्स और इनको आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो इट विल बी ओके फॉर यू, राइट। इतना कोई इसमें इशू नहीं है, ये अभी क्लियर है, जस्ट एक सैंपल, एक आइडिया देना था आपको। ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए होती है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए होती है। क्लियर है ना आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे अभी जो किए हैं हमने। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जरा ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, जरा एक और क्वेश्चन खुद करो। आई एम सॉरी टू से बट दोज हु आर लीविंग, अनफॉर्चुनेटली ये वो स्टूडेंट होते हैं जो फिर बाद में कहते हैं कि सर काश 1 नंबर आ जाते या 2 नंबर आ जाते। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं अपने कैरियर में। ये जो सेशंस होते हैं ना इस तरह के, ये भाई पेपर पास करवाते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर टिप्स एंड टेक्निक्स, इसके अंदर एज ए टीचर हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब इसमें पर्पस कुछ और होता है हमारा। हाँ भाई, अब बताओ ना, अब बताओ, गेम अब है सारी। अच्छा, पहले जरा क्विकली अभी जरा कोई इन्वेंट्री टर्नओवर या इन्वेंट्री डे जरा अभी निकाले ना। अब मजा आएगा, अब मैं आपके आंसर सुनना चाहता हूँ। हाँ भाई, स्मार्ट पीपल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करें, मतलब आप डरते क्यों यार, डरना नहीं चाहिए।
नहीं, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, अज्यूमिंग और एक्सपेक्टिंग के लोग इसको तारीफ ही कंसिडर करेंगे। ओके, आई थिंक इनफ टाइम है, आप लोगों को दे दिया यार। देखो, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और फाइनेंशियल पोजीशन का डेटा दिया हुआ है, इन्वेंट्री। लेकिन पता ये चला है, करेक्शन ऑफ ओमिशन जब हम करेक्ट करेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पेपर में ना ये भी गलती करते हैं, अब हो सकता है उसने यहाँ पे करेक्शन का पूछा ही ना, उसने कहा यहाँ पे लिखा हो इग्नोरिंग द करेक्शन। बताओ अभी क्या सिचुएशन ट्रू है? तो अभी तो हो सकता है ग्रॉस, फिर अगर इग्नोर करते हैं फिर तो ग्रॉस प्रॉफिट अनचेंज रहेगा। फिर तो हो सकता है इन्वेंट्री डेज एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करें। उसने कहा करेक्शन, क्या चीज करेक्ट करनी है? 2 मिलियन की इन्वेंट्री हमने ओमिट की है। देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जब रिकॉर्ड करोगे तो ये हो जाएगी 15,500 की। अब ये अब आपकी हो जाएगी 15,500 की, राइट? ये हो जाएगी 15,500। इसी तरह 2,000 यहाँ से भी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होती है। 2,000 यहाँ से भी तो कम करने पड़ेंगे। डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करें। तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 50,000 की हो गई। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉस्ट ऑफ सेल 50,000 की होगी, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। सी सही है। अब 15,500 को कॉस्ट ऑफ सेल 50,000 से डिवाइड करो। 15,500 इन्वेंट्री है अब आपकी, और अब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 50,000 है। इंटू 365 करो और बताओ कितने डेज आ रहे हैं? कोई मुझे बताए कितने डेज आ रहे हैं? नो, एग्जैक्टली। सो इट्स बेसिकली ई एंड, लेट्स से आपके पास ई एंड, हाँ भाई। अगर आप लोगों ने, किसी ने इधर सही किया होगा ना तो नीचे गलत कर दिया होगा। इन्वेंट्री में ऐड किया होगा लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल फिर 52 ले ली होगी। भाई कॉस्ट ऑफ सेल अब 50,000 लेनी है। प्लीज कंफर्म करें ये समझ आया है क्वेश्चन? क्यों भाई, चौंका दिया ना आपको मतलब? दिस इज कॉल्ड एग्जामिनर। ये है एफआर का एग्जामिनर, कि वो ट्रैप्स डालता है कि अच्छा बच्चे को ये सेंस समझ आ जाएगी ना, तो देर आर चांसेस कि वो खुश हो जाएगा कि अच्छा मुझे मेन ट्रैप समझ आ गया है। लेकिन वो ट्रैप कहीं ना कहीं आगे भी लिंक्ड है। और जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं सही करते हो, वाई स्टूडेंट गेट सेक्शन ए और बी में 30 नंबर, 28 मार्क्स, 26 मार्क्स? क्योंकि आपके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, जब एरर सही करोगे तो आपके बाद कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 50,000 होगी ना। व्हेन यू हैव करेक्टेड द एरर, करेक्शन के बाद क्या होगा? वुड बी, सी वुड बी। नाउ यू हैव टू यूज द रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल ना। सर आई होप यू गॉट इट, ओके। तो भाई, इट्स कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एग्जामिनर, और इसमें अक्सर नंबर 24, 26, 28 आते हैं बच्चों के 60 में से। मैं 60 में से बात कर रहा हूँ, सही है? उसका तौर तरीका ये होता है कि टाइम दे के करना होता है। सेक्शन सी के टेंशन के चक्रों में सेक्शन ए और बी 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट में करके भागने वाले सेक्शन सी में 2 घंटे लगा के आते हैं। और इवन सेक्शन सी में भी फिर वो 20-22 स्कोर भी नहीं कर पाते। वो भी आके बाहर कह रहे होते हैं सर वो एक रेशो का ना, सिंगल एंटिटी का एक नोट आया था जिसकी वजह से मैं कर ही नहीं पाया। वो कंसोलिडेशन में ना उसने सर पता नहीं गुडविल के लिए ना, पता नहीं उसने मुश्किल चीजें यूज की हुई थी, तो मैं वो बस उधर ही फंसा रहा। ना भाई, सेक्शन ए बी आप टाइम दो। मैं 40-40 मिनट मिनिमम स्टूडेंट्स को कहता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ भाई 40 मिनट मिनिमम लगाने हैं सेक्शन ए पे, 40 मिनट मिनिमम लगाने हैं सेक्शन बी पे। चाहे आपका इससे इसके बाद जाना आप उस पे। ओके, तो भाई आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। क्या मैं अब सेक्शन सी की तरफ, रेशो की क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकता हूँ? प्लीज मुझे ग्रीन सिग्नल दें सो आई कैन टेक एक्शन। ओके, परफेक्ट। ओके, हाँ भाई, क्यों मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। अक्सर बच्चों को एडजस्टमेंट्स के साथ इशू आता है, तो मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन चूज किया है। अब इससे और भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे, बट अगेन मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए चूज किया है। देखो भाई, सबसे पहले तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को यूज करना सीखो। जितना ज्यादा अपनी प्रैक्टिस छोड़ दो, उस एक्सेल को छोड़ दो, उस वर्ड को,
कोशिश करो, इस पे काम करो, ब्लैंक वर्क स्पेस असाइन करो, समझो इसको यूज कैसे करना होता है। जब तक आप स्क्रीन पूरी व्यू नहीं करोगे आगे पीछे नहीं जाओगे। समझो कि आपने इसको फॉर एग्जांपल हाफ एंड हाफ कैसे करना होता है, समटाइम इसको ट्रैक कैसे करना है, समटाइम इसको मैनेज कैसे करना है। मीन यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेटा। तो भाई देखो फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बना हुआ है। हम क्या करते हैं, पहले प्री फॉर्मेटेड टेबल दिया हुआ है, सही है। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ बगैर सोचे समझे पहले ये 4 नंबर पक्के करो। इसका मतलब है अब आपको 16, इस सिर्फ इस पार्ट को पास करने के लिए हमें 10 नंबर चाहिए 20 में से। 4 अगर ये आ गए ना, तो इसका मतलब है पिछले 16 नंबर में से 6 नंबर लेने हैं। मैं आपको सिखाऊंगा वो 6 नंबर, पहले इस क्वेश्चन को पास करना सिखाऊंगा, साथ ही आपको सिखाऊंगा अच्छे नंबर कैसे लेते हैं। तो भाई इधर देखो, प्री फॉर्मेटेड एक्सक्लूडिंग द गेयरिंग रेशियो को छोड़ देना। ये देख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग द गेयरिंग रेशियो, इसको छोड़ दो अभी, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। और हम चले जाते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज निकालो जो बाकी के हैं कंपेयर टू सेक्टर एवरेज। ओके, 4 नंबर के छोड़ दो, बाकी सारी चीजें कुछ भी मत पढ़ो अभी। ये रेशियोज हैं, सेक्टर के हैं। यहाँ पे मैं वर्किंग लिखूंगा और यहाँ पे मैं रेशियोज निकालूंगा कौन कौन से हैं। ये डेटा उनका दिया हुआ है, ये रहा उनका डेटा। कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोग मुझे बताना प्लीज, कैलकुलेटर यूज करना साथ साथ, कैलकुलेटर यूज करना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा इनका 4070। ये देखो मैं यूं पुट कर रहा हूँ 4070 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 25,320 इंटू 100%। कोई प्लीज मुझे क्या जल्दी बताए। 4000, अगर हम इसको क्लियर करें और 4000 आप लोग बताओ वैसे, डिवाइडेड बाय 253। समटाइम आपका अगर कैलकुलेटर नहीं काम कर रहा पेपर में, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो गेट रेडी फॉर, हमेशा प्लान बी आपके पास होना चाहिए, सही है। तो ये आपके पास कितना आ गया, अराउंड 16%। ओके, अराउंड 16%। 16 लिख दो, सही है, क्योंकि उन्होंने देख रहे हो 16.1 कर लो, यूं कर लो, सही है। क्योंकि देखो फॉर्मेट उसको फॉलो करो, कंफ्यूज मत हुआ करो। जो फॉर्मेट एग्जामिनर यूज कर रहा है उसको किया करो, कॉमन फॉर्मेट यूज किया करो। कि फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का है। देखो अगर प्रैक्टिस की होगी ना तो 620। मेरी इतनी प्रैक्टिस है तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। कितना आ गया, ओके कितना आ गया आप लोगों का ये, 2.4। ओके वेरी गुड, 2.4 कर लेते हैं इसको, सही है 2.4। बस देखो 1 डेसिमल, उन्होंने भी 1 किया हुआ है तो हम भी 1 कर रहे हैं। अब आप आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, ये रहा। इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग यूज करो, इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग यूज करो। जी, कितना है प्लीज कंफर्म करें। कैसे आएगा आरओसी, 620 का आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है, डिवाइडेड बाय 10,000 और प्लस 11,000। ये कितना हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट में, 10,000 प्लस 11,000 इंटू 100, सही है। ओके ये कितना आ गया आपके पास, 3%, वेरी गुड। ओके 4 नंबर ये हमने क्विकली लेने होते हैं, पता है। इन 4 नंबर में ना कोई भी जल गलती मत करना। ये आपका आ गया 3%, ऐसा ही है, 3% है ना। ओके 3% है, सही है। 3.0, और ये परसेंटेज डाल दिया मैंने। अच्छा अब आ जाओ रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। ये देख रहे हो, ये रेशियोज आपको कहीं क्लास में नहीं पढ़ाए जाते। अब रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कैसे आएगा, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर एम्प्लॉयज। रेवेन्यू इनका कितने का है, ये रहा। ऊपर एम्प्लॉय देखते हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा 25,320। 25,320 डिवाइडेड बाय कितने एम्प्लॉयज हैं, ये हमें देखने पड़ेंगे, इधर कहीं लिखा होगा इनका। हम्म, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, 290। जी, कोई मुझे बताएगा ये इसका आंसर क्या आ रहा है, डॉलर में लिखना चाहिए, डॉलर में। आर चलो उसको हमने नियरेस्ट 3% कर दिया। ओके 87.3। ओके मैं पूरी फिगर्स ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने देखो पूरी फिगर ली है।
87,000 क्या है आप लोगों का आंसर? 87,000 31, ओके। 87,310, 87,310 पर एम्प्लॉय। ओके। इन्वेंट्रीज डेज, इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री डेज यहाँ पे निकालो, इन्वेंट्री डेज निकालो जरा जल्दी। इन्वेंट्री, ये रही इन्वेंट्री। 960 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल 21,250। 960 डिवाइड बाय 21,250 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास आई गेस क्वेश्चन में कहीं 360 लिखा हुआ नहीं है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 365। ये आप लोग मुझे बताना, मैं एक बार डेटा फिल कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 नंबर क्विकली लेने होते हैं। फिर आ जाओ आप पेएबल पे। ये रहे ट्रेड एंड अदर पेएबल, आपके पास 4600 के हैं। डिवाइडेड बाय, इसमें भी कॉस्ट ऑफ सेल करना होता है। 4600 डिवाइडेड बाय 21,250 इंटू, आई होप मैंने कॉस्ट ऑफ सेल सही ली हो। 21,250 इंटू 365 और लास्ट आ गया करंट रेशो। मैं आप लोगों के आंसर्स देता हूँ एक बार, जस्ट डेटा कंफर्म कर दूं। करंट एसेट कितने के हैं? 8,630 के। और करंट रेशो हमारे पास आ जाएगा, करंट एसेट ये रेशो, ये टोटल करंट एसेट है, ओके। 9,560 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये टाइम्स में ही आता है। 9,560, 9,590 डिवाइडेड बाय 4,600। ओके, अब मैं आपके आंसर्स देखता हूँ। ओके, इन्वेंट्री डेज आप लोगों ने कितने निकाले हुए हैं? ओके, 16 डेज, डेज पूरे लेने होते हैं, सही है, डेज पूरे 16 डेज। और फिर आपके पास 79 डेज हैं। करंट रेशो कोई मुझे पता है कितना है? करंट रेशो नहीं, आप लोगों का लिखने का तरीका गलत है। देखो, इस तरह लिखना होता है, इसको इस तरह लिखना होता है। मतलब 2 पॉइंट, इसको 08 है, चलो 2.11 कर लो, यूं लिखो। मैंने उसको 1 कर दिया उसके फॉर्मेट के हिसाब से। राइट, प्लीज कंफर्म करना ये सबको क्लियर है। भाई 4 नंबर सबको क्लियर है? देख रहे हो कितना इजी 4 नंबर लेना है। कुछ भी नहीं करना था, मैंने जस्ट उसको किया। मैंने हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ना ही पढ़ने की जरूरत है। अब आप आ जाओ, अब आप आ जाओ इस पे, प्रिपेयर द मैनुअल जर्नल एंट्री। हाँ भाई, FA1 के डबल एंट्री वाले स्टूडेंट्स, F7 में भी डबल एंट्री काम आती है, SBR में भी आती है, इवन SBR में भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। मैनुअल जर्नल एंट्री हमने बनानी है टू करेक्टली account for the convertible loan notes और having adjusted the relevant line items। आपने एडजस्ट कर दिए हैं, तो अब आपने इनका गेयरिंग रेशियो निकालना है। 4 नंबर है इसके। भाई 4 नंबर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 4 नंबर है। और आपको क्या करना है कि उन्होंने कन्वर्टेबल की अक्सर अकाउंटिंग गलत हुई होती है, क्योंकि कन्वर्टेबल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट F7 में अक्सर थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों को या इवन उसमें एक्सपेक्टेड होता है, तो आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है। यहाँ पे उसकी मैनुअल जर्नल एंट्री है और यहाँ पे गेयरिंग रेशो है। और एग्जामिनर देखो, गेयरिंग रेशो क्या चाहते हो, मतलब एग्जामिनर आपको सब कुछ बना के उसने दे दिया है। मुझे क्या करना है? मुझे इस कंपनी का एक तो ईयर एंड आइडेंटिफाई करना है। ईयर एंड 31 मार्च है। मैं अभी भी इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ रहा। मैं क्या करूंगा, इनके कन्वर्टेबल वाले लोन नोट पे जाऊंगा, सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। सिर्फ इस पे फोकस करना है कि इन्होंने किया हुआ क्या है। प्लीज आप लोग एक बार पढ़ो, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। एक बार पढ़ लो आप, सिर्फ इस पे फोकस करो। जी, प्लीज कंफर्म करना कि क्या हुआ हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप लोगों ने बताना है। ओके, इधर देखो सारे, इधर देखो जरा एक मिनट सारे।
0.8 के कन्वर्टेबल लोन नोट इसने इशू किए, 0.8 के, एज्यूमिंग $30 कॉमन है। सही है, तो मैं इसको 800 लूंगा। सही है, अज्यूमिंग हम अपनी वर्किंग सारी $30 कॉमन में कर रहे हैं, तो हमारी वर्किंग यहाँ पे आप लिख दिया $30 कॉमन। सही है, अब हम इसको लेंगे 800। सही है, याद रहेगा ये बात। हम इसको लेंगे 800 के हिसाब से। 4%, 800 के कन्वर्टेबल लोन नोट्स हैं। 4% कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आर रिडीम इन X8, 3 साल इसकी लाइफ है। X6, X7, X8। इंटरेस्ट एनुअली पेएबल है। ओके, लेकिन याद रखना साल के एंड में इशू किए हैं इसने, तो इस साल इसका इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, साल के एंड में किए हैं। एज द होल्डर ऑफ लोन नोट हैव ट्रेडिशनली कन्वर्टेड दोज टू शेयर्स। ओके, होल्डर करता है, चलो फ्यूचर में करता है वो शेयर्स में, चलो वो उसका अपना मसला है। लेकिन ये लाइन पढ़ो, 0.8 प्रोसीड जो आई है, उसने उसको अदर रिजर्व्स में सारा का सारा इक्विटी में डाल दिया है। आप लोग मुझे बताओ करना क्या होता है हमें। हमें जब लोन नोट मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कोई आप में से मुझे एंट्री बताएगा? क्या सारे के सारे हम इक्विटी में लिखते हैं, डेबिट कैश करते हैं, पैसे आते हैं? क्या सारे के सारे हम इक्विटी में लिखते हैं, या हम लाइबिलिटी में लेके जाते हैं कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन इक्विटी में लेके जाते हैं, स्प्लिट अकाउंटिंग? ओके, स्प्लिट अकाउंटिंग ऐसा ही है। तो डेबिट कैश करते हो, क्रेडिट करते हो लोन नोट्स, और क्रेडिट करते हो इक्विटी ऑप्शन। ये करना था। सही है, ये करना था, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू डू। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको सारा का सारा व्हाट हैज बीन डन, 4 नंबर है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वैल्यूज अभी मैंने नहीं लिखी, मैं वैल्यूज आके लिखता हूँ। व्हाट हैज बीन डन, उन्होंने इसको सारा का सारा डेबिट कैश, दूसरे पार्ट के, पहले पार्ट के बारे में नहीं बताया, अज्यूम करने से है, क्रेडिट उन्होंने अदर रिजर्व कर दिया है। अब आप लोग मुझे करेक्टिंग एंट्री बताओ, वो जो उन्होंने पूछी है हमसे, करेक्शन एंट्री बताओ। आप लोग बताओ करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। जी बिल्कुल, कैश को नहीं छेड़ेंगे, जो चीज सही हुई है उसे नहीं छेड़ेंगे, लेकिन डेबिट, अदर रिजर्व, बेसिकली अदर रिजर्व का मतलब है, आप यहाँ पे ना, मतलब उसको अदर रिजर्व का ही नाम दे दो, अदर रिजर्व का ही नाम दे दो, लेकिन अदर रिजर्व, इस इक्विटी ऑप्शन को आप यहाँ पे अदर रिजर्व का ही नाम दे दो। लेकिन ये भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि इक्विटी में हमने कितना ऐड करना है और कितना नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। क्रेडिट लोन नोट्स, क्रेडिट इक्विटी ऑप्शन, या इसको हम अदर रिजर्व का ही नाम देते हैं। समझाता हूँ, अब सुनो। अब उन्होंने तो सारा का सारा कर दिया ना, हमें इसको स्प्लिट करने की वर्किंग क्या थी, याद करो, इसकी एक वर्किंग होती थी, डिस्क्रिप्शन, राइट, डिस्क्रिप्शन, या सबसे पहले ईयर्स, डिस्क्रिप्शन, फिर आपके पास आ जाता है कैश फ्लो, फिर आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट फैक्टर 7% वाला, फिर आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। थोड़ा सा स्मार्ट बनना बस। ईयर X6, X7, X8, 3 साल हो गए। क्या होगा 2 सालों में? इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, कैलकुलेटर पे जरा कोई मुझे बताए, 800 का 4% कितना है? टेबल ना भी बना, हाँ वो तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब इट्स अप टू यू कि आप इस तरह भी लिख सकते हो, 800 का 4%, प्लीज जल्दी फॉलो करें। 32, ओके 32 आ गया। डिस्काउंट फैक्टर 0.935। इसी तरह ये वैल्यू फिर मुझे बाद में बताना। अब बार बार इंटरेस्ट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट इंटरेस्ट 32, 0.873। इसी तरह इंटरेस्ट आखिरी साल में प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब वैल्यू होगी आपकी 832, 832। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 0.816।
अच्छा, अब मुझे जरा क्विकली जल्दी प्रेजेंट वैल्यूज बताएं प्लीज। कोई भी आप में से एक जिम्मेवारी ले और मुझे तीनों की प्रेजेंट वैल्यू बताए। ओके, 29.92। फिर 27.94 या 27.936। 94 कर लो। और फिर आपके पास आ गया, ये कितनी आ रही है? 678। ओके। 678.9। ओके, 678.9। 678.9। कोई टोटल बताए प्रेजेंट वैल्यू कितने की आ गई? टोटल प्रेजेंट वैल्यू पे हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू पे टोटल आपकी बन गई, वेरी गुड, 737 की। आई होप इट्स अ 737, राइट? ओके, 737। और जो आपको टोटल कैश मिला है वो कितना है? 800 का। टोटल कैश कितने का मिला है? 800 का। और आपके पास डिफरेंस जो है ना, वो इक्विटी ऑप्शन है, या जिसको हम अदर रिजर्व का नाम देते हैं। अक्सर हम इसको अदर रिजर्व भी कहते हैं। मतलब उन्होंने सारा का सारा लिख दिया है, हालांकि अदर रिजर्व में जाना कितना चाहिए था? सिर्फ इसका डिफरेंस। सिर्फ इसका डिफरेंस, और वो कितना बन रहा है डिफरेंस भाई, कोई बताएगा? 63 का। वेरी गुड, जाना चाहिए था 63। जाना चाहिए था, मतलब इसकी एंट्री होनी चाहिए थी 800 का कैश। लोन नोट्स में जाना चाहिए था 737। उन्होंने इक्विटी ऑप्शन या इसको अदर रिजर्व का नाम दे दो, बात एक ही है। इधर जाना चाहिए था 63। उन्होंने सारा का सारा अदर रिजर्व में लिख दिया है 800। और इन्होंने सारा का सारा 800। अब आप सिर्फ दो करो, तीसरी करेक्शन करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो आप। अदर रिजर्व, या इसका दूसरा नाम हमने इक्विटी ऑप्शन का नाम दे दिया। तो देखो ना, अदर रिजर्व में जाना चाहिए था सिर्फ 63, लेके गए हम 800। उधर से 737 कम कर देंगे, और ये हम नीचे लाइबिलिटीज में लिख देंगे। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ आई है? प्लीज कंफर्म करना, यस नो। बाकी लोग प्लीज, आई वांट टू नो द आंसर ऑफ अदर्स एज वेल। ओके। अब देखो, अब ये गेयरिंग का फॉर्मूला है। गेयरिंग में डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब हमारी डेट ये रही 11,000, नहीं है उसमें 737 ये ऐड करना है। 11,000 में 737 ऐड करना है। इसी तरह डिवाइडेड बाय इक्विटी में, अब 10,000 नहीं है, 10,000 में से 737 माइनस करना है। 10,000 में से 737 माइनस करना है इंटू 100%। हाँ भाई, कोई मुझे गेयरिंग बताए। कोई मुझे गेयरिंग बताए। 127%। 4 और 4 8 नंबर आपको मिल गए हैं। 4 और 4 8 नंबर आपको मिल गए हैं, प्लीज कंफर्म करें। देखो, अगर पेपर में ये वर्किंग नहीं करके आओगे ना तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखना, आधे नंबर कम हो जाते हैं। वर्किंग लाजमी लिख के आनी होती है। वर्किंग लाजमी लिख के आनी होती है। प्लीज इन 8 नंबर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? जस्ट मुझे कंफर्म करें तो मैं आगे मूव करूं। सही है। ओके। अच्छा, मुझे बताओ, हम अब ये देखो, क्या हमने अपने रिजल्ट्स अपने से कंपेयर करने हैं या सेक्टर से कंपेयर करने हैं? सेक्टर से कंपेयर करने हैं, ऐसा ही है भाई? ओके। अब देखो, पहले अभी डेटा मत पढ़ो, एक जनरल माइंडसेट बनाओ। आई एम नॉट सेइंग जनरल माइंडसेट, जनरल माइंडसेट बनाओ। देखो, सीन क्या है कि सेक्टर का ग्रॉस प्रॉफिट 13 है और हमारा 16 है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है।
अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं गया। मुझे आप लोग बताओ ग्रॉस प्रॉफिट इनका क्यों अच्छा हो सकता है, सोचो जरा। क्यों अच्छा हो सकता है? अभी अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं गया। सिर्फ दो चीजें सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट के कंपोनेंट क्या क्या है? रेवेन्यू और कॉस्ट। दो चीजें हो सकती हैं, या इनके खर्चे कम है, मतलब इनकी कॉस्ट ऑफ सेल कम है, हो सकता है मटेरियल सस्ता खरीदते हो, या हो सकता है इनका रेवेन्यू ज्यादा है। ये रीजन हो सकता है। या देर आर चांसेस के हो सकता है हो सकता है कि सेक्टर अपनी डेप्रीसिएशन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करता है, हम अपनी डेप्रीसिएशन हो सकता है ऑपरेटिंग कॉस्ट में चार्ज करते हो सकता है चेंज इन पॉलिसी की वजह से वो, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं गया, वेट करो, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं गया। अच्छा, सरप्राइजिंगली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हालांकि आप मुझे बताओ, अगर आपकी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है सेक्टर से, तो आपको नहीं लगता नीचे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा आना चाहिए? क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ रहा है ना, ये देखो, मतलब उसी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको नहीं लगता कि वो अच्छा होना चाहिए? इसका मतलब है कि हमारे हमारी खर्चों पे उस तरह की हो सकता है कंट्रोल ना हो, या हो सकता है इस बार कोई हमने ज्यादा खर्चे किए हों, या अगेन चेंज इन पॉलिसी भी तो हो सकता है कि हमने डेप्रीसिएशन, हो सकता है उन्होंने डेप्रीसिएशन ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट में चार्ज कर दी थी कॉस्ट ऑफ सेल में, हमने हो सकता है नीचे चार्ज किए। ओके। आरओसी, हमारा आरओसी, बड़ी बड़ी सरप्राइजिंग बात है, हालांकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है लेकिन आरओसी हमारा ज्यादा है। सही है। इसी तरह रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, उनका रेवेन्यू, सेक्टर का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 94 है, हमारा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम है। अभी नहीं पता, ये रीजन मुझे अभी नहीं पता, इस पे मैं डिबेट और डिस्कशन नहीं कर सकता। इन्वेंट्री डेज में उतनी कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। हाँ, गेयरिंग 127 है, 68 से 127 ऑलमोस्ट डबल। गेयरिंग 127 है, ऑलमोस्ट डबल है। गेयरिंग क्यों ज्यादा है? वो इस साल हमने कन्वर्टेबल इशू किए हैं। हो सकता है सेक्टर में किसी और के पास हो ही ना, कन्वर्टेबल सेक्टर में हो सकता है किसी ने इस तरह की लाइबिलिटीज इशू ही ना की हो कभी। मैं आपको एक पैटर्न, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपनी पहले माइंड मैपिंग कर रहे हो। अब आपको जब पेपर से डेटा मिलेगा, आप उसको लिंक करके लिखते जाओगे। ट्रेड पेएबल 65 से 79 है। डायरेक्टली ये मत लिख देना कि बहुत बुरा है, ये है वो है, पेएबल चीजें नहीं देंगे। सम टाइम ये होता है कि आप हो सकता है सेक्टर से ज्यादा चीजें खरीद रहे हो, या देर आर चांसेस के पेएबल के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपको अच्छा क्रेडिट पीरियड मिला हुआ है, और हमारी लिक्विडिटी भी अच्छी है। इन अ सेंस उनके पास एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए, सेक्टर के पास 1.8 का एसेट पड़ा है, हमारे पास 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए 2.1 के एसेट पड़े हैं। तो इट मीन कि कंक्लूजन के लिए मुझे ये बात मिल गई कि ओवरऑल रिजल्ट्स हमारे सेक्टर से अच्छे हैं। बट देर आर चांसेस, मतलब देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे गेयरिंग हो गया, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय हो गया, ये एक दो चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न है, जिन पे मुझे हो सकता है फोकस करना चाहिए। देखो, कंक्लूजन मैंने पहले निकाल लिया आपका, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है, ये जो मैंने अभी हिंट्स दिए हैं, अभी मैंने लिखा नहीं, अभी मैंने आंसर ड्राफ्ट नहीं किया। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एनालाइज द नंबर्स। नाउ यू हैव टू कनेक्ट दैट टू द आंसर, टू द सिनारियो, टू द थिंग, लेट्स से, जो कि आपके यहाँ पे है। हाँ भाई, अब बताओ मुझे, आप लोग बताओ, क्या अभी आपको टेक्निक समझ आई है? नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ CCD, CND। सी मीन कैलकुलेट, वो आपने कर लिया, उसके आपको नंबर मिल गए। नाउ कमेंट, कि आया ये अच्छा है बुरा है, या जिस कमेंट के नंबर कोई भी नहीं होते, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, तो कमेंट सिंपल रखना, इसको ड्रैग मत करना, इसके कोई नंबर नहीं होते, याद रखना। डिस्कशन वाई, बी पेपर स्पेसिफिक। अगर पेपर स्पेसिफिक नहीं मिल रहे, तो आप कोई मे बी, माइट भी यूज कर सकते हो। सेम पॉइंट रिपीट नहीं करना बार बार, सेम पॉइंट डिफरेंट जगहों पे यूज होता है, लेकिन सेम पॉइंट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखो। जैसे इंटरेस्ट कवर है, कंपनी ने लोन इशू किया है, इंटरेस्ट कवर बुरा हुआ है, मैं उस लोन इशू की फाइनेंस कॉस्ट की बात करूंगा, लेकिन ऑन द अदर एंड कंपनी की गेयरिंग भी बढ़ी है, तो अब मैं कहूंगा कि लोन नोट इशू किए हैं तो कंपनी की लाइबिलिटीज भी बढ़ी हैं।
सेम लोन नोट वाला पॉइंट, लेकिन लोन नोट वाला पॉइंट को दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डबल एंट्री का एक पार्ट फाइनेंस कॉस्ट में यूज किया, दूसरा पार्ट अब मैं नीचे डिस्कस कर रहा हूं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वाई के जवाब है यहाँ पे, यहाँ पे वाई के जवाब है। पेपर स्पेसिफिक, अगर पेपर स्पेसिफिक नहीं है तो मे बी माइट बी सेम पॉइंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, शॉर्ट एंड सम स्पेसिफिक, ड्रैग नहीं करना, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। हम पाकिस्तानी और हम एशियन स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि हम बहुत ज्यादा ना अपनी इंग्लिश को ड्रैग कर रहे होते हैं। बताना ये होता है कि इस वजह से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पूरी स्टोरी डेवलप करके आएंगे और उस स्टोरी के अंदर मेन जो बात है उसके लिए हो सकता है हम वो मिस कर जाएं। सम टाइम बच्चे कमेंटिंग करके आते हैं सिर्फ कि भाई रेशियो इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अबे उन्होंने आपसे, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दे हैव नॉट आस्क्ड यू कि उनका अच्छा है बुरा है, उन्होंने पूछा है एनालाइज व्हाई। प्लीज कंफर्म करें कि क्या ये टेक्निक, क्या ये चीजें अभी आपको समझ आई हैं। ओके 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 ओके। सी, अब आपको मैं बताता हूँ ड्राफ्टिंग कैसे होती है इसकी। भाई ये देख रहे हो, एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, अलग अलग हेडिंग देने की आपको मैंडेटरी जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस का नॉर्मली मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियोज। ये जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग और आरओसी और रेवेन्यू, ये चार प्रॉफिटेबिलिटी के हैं, और ये चार आपके पोजीशन के रेशियोज हैं। पोजीशन मीन फाइनेंशियल पोजीशन, गेयरिंग हो गया, उसमें एक्टिविटीज रेशियोज हो गए, ये उसके रेशियोज हो गए। तो बैलेंस आपकी होनी चाहिए, छः छः पॉइंट्स, छः पॉइंट परफॉर्मेंस पे होने चाहिए, छः पोजीशन पे। मेरी बात याद रखना, मैं आपको एग्जामिनर के वर्ड्स बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इन चार रेशियोज पे कमेंट्री करके आएंगे, उन्हें 6 नंबर लिख के आएंगे, 12 पॉइंट्स, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, कैप लग जाता है। क्योंकि उन्होंने एनालाइज कहा है परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों को। तो इसका मतलब है सिर्फ किसी स्पेसिफिक रेशियो को उठा के बैठ के 4-5 पॉइंट आते हैं तो एक ही दम मत लिख देना। बैलेंस आपका एनालिसिस होना चाहिए। और 12 में से 12 स्कोर कर सकते हो कैसे, आप तौर तरीके से जरा चलो पहले। अब मैं बताता हूँ तौर तरीका और चीजें क्या होंगी, सारे इधर फोकस करो, इधर फोकस करो। इज द, अब देखो एक बात, आपका यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बैलेंस एनालिसिस होना चाहिए। मतलब जब भी वो क्वेश्चन में कहेगा परफॉर्मेंस पोजीशन, तो बैलेंस एनालिसिस होना चाहिए। परफॉर्मेंस मीन प्रॉफिटेबिलिटी एसओपीएल के एरियाज, पोजीशन मीन फाइनेंशियल पोजीशन के एरियाज। बैलेंस एनालिसिस होना चाहिए आपका। ये देखो सबसे पहले, देखो जो सेक्टर का क्वेश्चन आता है ना उसमें हम रेवेन्यू पे बात नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ रेवेन्यू से बात स्टार्ट शुरू किया करो। अगर आप अपने आप को पिछले से कंपेयर कर रहे हो, रेवेन्यू से बात शुरू करो। आप अपने आप को किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहे हो, रेवेन्यू से स्टार्ट करो, टोटल रेवेन्यू से, मतलब टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करो टोटल से, फिर रेशोज पे जाओ। एक पॉइंट होता है रेवेन्यू को कंपेयर करने का, लेकिन क्योंकि सेक्टर के क्वेश्चन में वो नहीं होगा, सेक्टर के क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली रेशियो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब देखो मैं क्विकली कमेंट करूंगा, कौन सी कंपनी है ये हमारी, लॉग इन को, ये देखो कंट्रोल सी, और यहाँ पे आपने लिखा, ये आ गया। इसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने यूं कर दिया और आपने लिख दिया सिंपल कमेंट, लॉग इन कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट इज 3% बेटर देन सेक्टर एवरेज। अगेन इसके ये दिस इज कॉल्ड कमेंट, ये मैंने कमेंट किया है, ये मैंने कमेंट किया है, इसके मुझे नंबर नहीं मिलेंगे कोई भी। मुझे रीजंस बताने हैं, मुझे रीजंस बताने हैं कि इसके रीजंस क्या हैं। अभी देखो तौर तरीके से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई। लॉन्ग लॉन्गेट कंपनी, लॉन्ग नेट को is the largest supermarket chain. Okay. Any idea what do you mean by supermarket chain? Supermarket chain कौन होते हैं भाई? हाँ भाई, सुपरमार्केट चेन है, लार्जेस्ट सुपरमार्केट चेन है। देखो बेसिकली ये एक सुपरमार्केट चेन है ना, लाइक जैसे पाकिस्तान में हमारे पंजाब कैश एंड कैरी है, इम्तियाज स्टोर है, डी वॉटसन है, इस तरह की ये सुपरमार्केट जो चेन होती है ना। लेकिन ये इस तरह के और लोकल दुकानें भी तो हैं, लेकिन ये एक लार्जेस्ट सुपरमार्केट है।
और बाकी सुपरमार्केट में सेक्टर की एवरेज दिया हुआ है। तो पहले तो मुझे आप बताओ, क्या इस लार्जेस्ट सुपरमार्केट का जो बाकी सेक्टर में कंपनीज हैं, क्या उसके साथ डायरेक्ट कंपैरिजन है भी सही? क्योंकि उस सेक्टर के अंदर छोटी मोटी कंपनीज भी तो होंगी, छोटे मोटे बिजनेसेस भी तो होंगे। ओके, अब ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, अभी अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मैं और चीजें ढूंढूंगा। ये देखो, ये सेक्टर का डेटा दिया होता, लेकिन सेक्टर के नीचे ना ये लिखा होता है, देखो, नाइदर लॉन्ग नेट को नॉर इट्स कॉम्पिटिटर कंसिडर कन्वर्टेबल नोट्स टू बी पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, although do consider it part of overall debt of company. Neither Longnet company nor its competitor consider convertible note part of capital employed, मतलब दोनों चाहते हैं कॉम्पिटिटर्स और ये कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का ये पार्ट ना हो, ऑल दो वो ओवरऑल डेट का पार्ट रहे। इन ये क्यों इन्होंने लाइन लिखी हुई है? क्योंकि वो जो ऊपर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह निकाले ना, उनमें चेंज नहीं करना पड़े, ये इसलिए उसने लिखा है कि इक्विटी और डेट गेयरिंग के लिए चलो कर लो, लेकिन ऊपर जब आप लोग निकालोगे ना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस वाली चीज को भी इग्नोर करना है। अब ओके, ओके, तो अभी मुझे बताओ कि इसका फिर रीजन क्या होगा, मुझे बताओ। इसका रीजन ये होगा कि वाई, आप लोग मुझे बताओ, इसका रीजन जेनेरिक है क्योंकि अभी तक नोट्स में कहीं स्पेसिफिक बात नहीं लिखी हुई। आप लोग बताओ क्या रीजन होगा इसका। ओके, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ओके, ओके, उसके अलावा एक और चीज भी तो हो सकती है, हो सकता है इनकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो। एग्जैक्टली, बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेलिंग की कम क्यों होगी? क्योंकि लार्जेस्ट सुपरमार्केट चेन है, तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में ये एक्सपर्ट हो, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अपनी अचीव कर चुके हों। दिस माइट बी, ये देखो लिख क्यों रहा हूँ, ये देखो, द लॉन्गेट कंपनी इज बेटर देन सेक्टर विच बिकॉज ऑफ नेटको इज is operating as a large supermarket chain, so there are chances that their cost is low, or they might have achieved economies of scales। एक नंबर मिल गया भाई, एक नंबर आपको सीधा सीधा एक नंबर मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर इसके मिलेंगे। मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, नंबर इसके मिलेंगे, ये देखो, इन 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 वर्ड्स के नंबर मिलते हैं। ये जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ समझाने के लिए, ऑल्दो आपने पेपर में ये काम नहीं करना, ये सभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, अब आ जाओ आप ग्रो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सरप्राइजिंगली लोअर देन है। यहीं पे ये बात भी इसी तरह लिखोगे, देखो, ऑल्दो इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी that long net company operating profit margin is below than sector। अब रीजंस क्या है इसके? इधर देखो, इधर देखो, टू कॉम्बैट इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, ये जो कंपनी है ये कंपटीशन फेस कर रही है, और वो उन कंपनी से करिए जो कि लोअर मार्जिन कर रही हैं। तो आपने क्या किया इस बार? ओपन अ न्यू रेंज ऑफ चीपर बजट स्टोर्स। आपने क्या किया कि सस्ते स्टोर्स भी ओपन कर दिए हैं। और आपका ईयर एंड क्या है बाय द वे? आपका ईयर एंड क्या है? 31 मार्च X5 है, शुरू कब हुआ होगा? अप्रैल X4 में। और वो स्टोर आपने कब लॉन्च किए हैं? ये देखो, इस तरह की चीजें देखनी होती हैं। स्टोर आपने फेब और X5 में किए, मुझे बताओ, क्या उन स्टोर्स का रेवेन्यू पूरे साल का आ गया है, या अभी सिर्फ एक दो महीनों का आया होगा उन स्टोर्स का इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस में? हाँ भाई बताओ।
अभी रेवेन्यू पूरे साल का उनका शामिल, बताएं भाई। सम मंथ्स एग्जैक्टली। और इधर देखो, ये आप लोग ही कह रहे थे ना कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है, इसका मतलब इनके खर्चे ज्यादा हुए। क्यों खर्चे ज्यादा हुए ये देख रहे हो, फॉलोइंग अ लार्ज पब्लिसिटी कैंपेन। पब्लिसिटी कैंपेन का मतलब होता है, इन्होंने एक तो इन्होंने नए कैंपेन खोले, सिग्निफिकेंट सेटअप कॉस्ट होगा, और इस लार्ज पब्लिसिटी कैंपेन के अंदर बहुत सारा मार्केटिंग का खर्चा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये देखो यहाँ पे आप लिखोगे, दिस इज, although it's very surprising to see that Logan company operating profit margin is below the sector, this is because of company has launched, yeah, company has launched new budget stores, new cheaper budget stores। ये देख रहे हो, मैं जब कंफ्यूज होता हूँ ना, मैं डेटा यहाँ से उठा रहा हूँ, ये देख रहे हो, मैं वर्ड्स यहाँ से उठा रहा हूँ अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, लिखने के लिए। मेन बात तो अभी जो मैं लिखूंगा वो एक छोटी सी होगी। बजट कॉस्ट आपके पास क्यों होगी ये ज्यादा, अब आप उसमें ये लिखोगे रीजन से, और रीजन क्या है, न्यू बजट स्टोर शो that have incurred significantly setup cost and also in order to support large publicity कैंपेन। ये अब आपको एक नंबर नहीं, दो नंबर देगी, क्योंकि आप इसके अंदर एक दो रीजंस लिख रहे हो, आपका पावरफुल पॉइंट है, एक नंबर के लिए नहीं, दो नंबर के लिए। लार्ज पब्लिसिटी कैंपेन which increase marketing cost, so these all are part of operating cost leading to reduction in operating profit margin। हाँ भाई प्लीज कंफर्म करें, अगेन नंबर इसके मिलेंगे, ये देख रहे हो, सिर्फ इसके नंबर मिलेंगे। प्लीज कंफर्म करें, क्या ये चीज समझ आई है आप लोगों को। तीन नंबर का आपका एनालिसिस हो चुका है, लेकिन ये जो मैं एक दो महीनों की बात कर रहा था ना, इसको भी लिखो। मुझे बताओ कि उनके खर्चे तो जितने भी हमने किए हैं वो अभी रिकॉर्ड हो गए हैं, लेकिन उनसे रेवेन्यू क्या पूरे साल का या दो महीनों का। तो मुझे बताओ, अगले साल उनसे रेवेन्यू आएगा तो हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं हो जाएंगे। जी। और उसमें दोनों साइड्स हैं, नेगेटिव साइड भी आप लिख सकते हो सकता है और अगले साल और कम हो जाए, क्योंकि इस साल तो अभी तक इनके सिर्फ दो महीनों के खर्चे हुए हैं, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में कोई भी उस तरह के प्रॉफिटेबल नहीं होते, और ये चीपर हैं। तो आप ये दोनों साइड्स लिख सकते हो कि इन फ्यूचर द इम्पैक्ट ऑफ these stores might be positive or can be negative as well, depending on the performance. As in this year, they have contributed only 2 months। स्पेसिफाई करो कौन से दो महीने, फेब्रुवरी एंड मार्च X5। इसको कहा जाता है कमर्शियल एक्यूमेन, के एक स्टूडेंट के पास नॉलेज है कि यार इनका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। एक नंबर मिलेगा इस लाइन का, इस लाइन का एक नंबर मिलेगा आपको। प्लीज कंफर्म करें, ये क्लियर है सबको। देखो, एक एनालिसिस बड़ा सिंपल है, इट्स जस्ट की प्रैक्टिस, इट रिक्वायर अ प्रैक्टिस। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बहुत सिंपल है, ये देख रहे हो, चार नंबर आपको मिल गए इतने के।
मैंने क्या किया है, मैंने सारा डेटा क्वेश्चन से उठाया है, मैं अपनी सिर्फ एक दो बातें लिख रहा हूँ उसमें। अब आप आ जाओ आरओसी पे। भाई आरओसी, अगेन आरओसी की क्या सिचुएशन है कि आरओसी हमारा अच्छा था। आरओसी इज 1.7 और हमारा कितना है, 3%। ये देखो, द आरओसी ऑफ सेक्टर। अब देखो थोड़ा सा मेरा लिखने की टोन डिफरेंट है, वहां पे मैंने डिफरेंट लिखा। आरओसी ऑफ सेक्टर इज अगेन बिलो देन लॉन्ग नेक कंपनी। सही है, देखो टेक्निक देख रहे हो, थोड़ा सा मैं डिफरेंट लिख रहा हूँ। अब ये क्यों है, ये देख रहे हो, लॉन्ग नेक को owns all of properties and measures these using the cost model. Okay, competitor hold property under long term leases। भाई आप लोग मुझे बताओ, आपकी प्रॉपर्टीज अपनी है, आपके एसेट्स अपने हैं नॉन करंट एसेट में। आपको पता है ना आरओसी में कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, ये बात आपको पता है। तो इस कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड, सेक्टर का कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग मुझे बताओ, ज्यादा होगा कम होगा। अच्छा कौन सी वाली लाइन, अगेन मुझे आप बताओ कौन सी वाली लाइन, ये जो फ्यूचर वाली लाइन लिखी है। हाँ भाई, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड एग्जैक्टली कम होगा क्योंकि हमारी अपने हैं, हमारे में कोई लाइबिलिटी पे नहीं लिया हुआ। शिजा इट्स अ वेरी सिंपल लाइन कि ये जो हमने स्टोर लॉन्च किए थे, हमारा ईयर एंड 31 मार्च है, हमने ये फेब में लॉन्च किए हैं। तो इस साल इनके सिर्फ 2 महीनों के खर्चे और 2 महीनों के रेवेन्यू रिकॉर्ड हुए हैं। देर आर चांसेस अगले साल जब पूरे साल के रिकॉर्ड होंगे तब पूरी स्टोरी पता चलेगी कि इधर से रेवेन्यू कितना आता है और इधर के खर्चे कितने होते हैं। और इनिशियल ईयर्स में खर्चे ज्यादा होते हैं, तो देर आर चांसेस, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स लिखी हैं। अच्छा इस वाली बात पे आओ, हमारा वाई इधर देखो, लिखोगे आप रीजन लिखोगे, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, दिस बिकॉज दैट ऑफ लॉन्गनेट को capital employed is too small because as they own their all properties, but the sector, but the competitors capital employed is greater because their properties on lease, because they are using leasehold properties here, they are using properties on lease which increase non-current liabilities, hence capital employed। प्लीज आप में से कंफर्म करें कितने लोगों को ये वाली बात समझ आई है। सर ये कैप देखो, जितनी नीचे अमाउंट रेशियो में कम होगी ना, जितनी नीचे अमाउंट रेशियो में कम होगी ना कैपिटल एम्प्लॉयड में, उतना रेशियो अच्छा आएगा। हमारा 3% है, उनका क्यों ज्यादा, उनका कैपिटल एम्प्लॉयड, उनकी नॉन करंट लाइबिलिटी ज्यादा होंगी क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज लीज पे हैं। तो अगेन इधर देखो, हाईलाइट कर रहा हूँ वो वर्ड्स। भाई ये 6 नंबर, 1 नंबर अभी भी अगर लिखना चाहते हो ना, वैसे तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन 1 नंबर चाहो तो रेवेन्यू पे लिख सकते हो, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पे, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पे आप लिख सकते हो। और मजे की बात हम पता है एक और रीजन भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। वो ये क्या कर सकते हो कि हमारे कॉस्ट मॉडल पे हैं, हमारे कॉस्ट मॉडल पे हैं, हमारे कॉस्ट मॉडल पे प्रॉपर्टीज है, तो इसका मतलब है हो सकता है देर आर चांसेस, उनकी तो लीज है ना, कॉस्ट मॉडल पे तो वैसे ही वैल्यू कम होगी, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू मॉडल होता ना रिवैल्यूएशन वाला, तो फिर हमारा रिवैल्यूएशन ज्यादा होता है। एक और रीजन ये भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हो आप, रीवैल्यू करोगे तो हो सकता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाए।
ये भी आप लिख सकते हो इसमें। ऑल्सो द अदर फैक्टर इज दैट कंपनी इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल नॉट रिवैल्यूएशन मॉडल। ये देखो, ये सजेशन आप लिख सकते हो। इफ रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई which increase equity, which increase revaluation gain, increase equity, leading to increase in लीडिंग टू इवेंचुअली आपका रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना इक्विटी ज्यादा होगी उतना कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा, और जितना नीचे अमाउंट कैपिटल एम्प्लॉयड की ज्यादा होगी उतनी रेशियो की परसेंटेज कम हो जाएगी, लीडिंग टू रिडक्शन इन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबको क्लियर है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है, इट्स अप टू यू, आप लिख सकते हो। लेकिन कहीं पे भी मैं जेनेरिक नहीं लिख रहा, देख रहे हो आप मेरा आंसर, देख रहे हो केस स्पेसिफिक है। सर, another formula for total assets minus current liability। नो लड़के, नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड में जहां पे मेंशन ना हो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम वो यूज करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉय इक्विटी प्लस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है, वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से आंसर सेम आएगा, बट व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना पैसा बिजनेस ने लगाया हुआ है इक्विटी और डेट की फॉर्म में। प्लीज बाकी लोग कंफर्म करें, ये क्लियर है। ओके। अब अगेन ये देख रहे हो। ओके। अब रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पे आ जाओ। देखो ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, उनका रेवेन्यू, सेक्टर का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना है, और हमारा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना है, मुझे बताओ। ओके, अब मुझे बताओ कि इनके जो एवरेज एम्प्लॉयज हैं वो 290 है, और इनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना था, 94,000, और हमारा 87,000 है। ये देखो लिखने का तरीका क्या होगा, ये देखो यहाँ पे, द रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, द रेवेन्यू अर्न पर एम्प्लॉय ऑफ लॉन्ग नेट को, देखो क्वेश्चन में मैं कंपनी का बार बार नाम यूज कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है पेपर स्पेसिफिक आंसर। द रेवेन्यू अर्न पर एम्प्लॉय ऑफ लॉन्ग नेट कंपनी इज ऑल्सो लेस देन सेक्टर। अब मुझे बताओ क्यों ऐसा होगा। ये देखो, इनके एम्प्लॉयज 290 हैं, सेक्टर के मतलब एक एम्प्लॉय ने सेक्टर में जिस कंपनी के लिए काम किया, उन्होंने एक साल में इतना रेवेन्यू एक एक एम्प्लॉय ने कमाया है, और हमारा इतना है। हमारे एम्प्लॉयज या तो लेस एफिशिएंट हैं, या दूसरा मुझे बताओ, क्या हमारे एम्प्लॉयज, ये भी तो एम्प्लॉयज शामिल हुए होंगे ना इस एवरेज में, ये जो 2 महीने पहले हमने हायर किए हैं, तो बताओ, एम्प्लॉय तो सारे के सारे उस एवरेज में शामिल हो गए, लेकिन क्या उनका रेवेन्यू पूरे साल का शामिल हुआ है, या उस स्टोर से, उस स्टोर में जितने नए लोग हायर किए वो सारे शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके रेवेन्यू क्या पूरे साल के शामिल हैं या 2 महीनों के। देखो ये टेक्निकल बातें होती हैं, ये पेपर में आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं। आप लोग बताओ। नहीं, एम्प्लॉय ज्यादा होंगे, चलो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, इट्स अ वैलिड पॉइंट कि देयर आर चांसेस कि दिस इज अ सुपर मार्केट चेन, देयर आर एम्प्लॉयज आर मे बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू सेक्टर। या दूसरे रीजन में क्या बोल रहा हूँ, देखो दोनों साइड्स लिख लो, डेटा नहीं दिया हुआ, आप ये लिख सकते हो, दिस माइट इंडिकेट दैट एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी आर लेस efficient, or the fact is that new stores open only 2 months before, so their results are not fully included, so this might impact comparability। ये देख रहे हो।
जी भाई, तौर तरीका आपको समझ आ रहा है, टाइम टेकिंग नहीं है ये तो। अभी आप देख रहे हो, थोड़ा सा आप नोट डाउन किया करोगे कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लिखनी है। जी प्लीज कंफर्म करें क्या ये क्लियर है। देखो डेटा दिया हुआ है, बातें दी हुई हैं, मैं आपको लिखने का तौर तरीका बता रहा हूँ बस। जी प्लीज कंफर्म करें यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इस तरह की सिंपल कमेंट्री करके आओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट्री करके आओगे, पक्के पक्के नंबर्स हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन 20 में से 20 रेशोज में आते हैं उनके। फीडबैक रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो अक्सर 20 में से 20 होते हैं। ओके, अब आप आ जाओ गेयरिंग पे। द गेयरिंग आफ्टर एडजस्टिंग, देखो तरीका देख रहे हो, मैं थोड़ी सी इनोवेशंस लेकर आऊँ। कन्वर्टेबल लोन नोट्स इज 127% फॉर लॉन्ग नेट को, which is almost double than सेक्टर एवरेज। कमेंट है, नंबर नहीं मिलेंगे। ये जस्ट मैंने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए लिखा है। अज्यूमिंग मेरे पास टाइम था, 68 से 127 की ऑलमोस्ट डबल हो गई। ऑलमोस्ट डबल लिखा है, सही है, डबल नहीं लिखा। ऑलमोस्ट डबल देन सेक्टर एवरेज। वाई, क्यों डबल हुई है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। हालांकि वो हमारी प्रॉपर्टीज भी अपनी, हमने तो लीज पे भी नहीं ली हुई, फिर भी हमारी गेयरिंग ज्यादा हो गई है। बताओ क्यों ज्यादा हुई है। रीजन क्लियर है, क्योंकि हमने क्या इशू किया है। हमने इस साल क्या इशू किए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आई एम सरप्राइज बाय दिस वेल एज, आई एम सरप्राइज एज वेल कि ये देख रहे हो अब सपोर्टिंग पॉइंट क्या आ गया। ये एक मैं लिंक कर रहा हूँ, देखना जरा। बिकॉज दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। वेरी गुड, यू गाइस आर participating because company has issued convertible in order to convertible might need finance to fund new stores। दोनों बातों को मैंने एक ही जगह लिख दिया। लेकिन आप मुझे बताओ, सजेशंस में आप ये भी लिख सकते हो कि ये अपने एसेट्स के रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाएं, और कोई बात कन्वर्टेबल पे गेयरिंग पे ना लिखो। इनफ है ये इनफ है, ये इनफ है। और एक और चीज ना, कि माइट नीड फाइनेंस टू फंड न्यू स्टोर्स, इसकी वजह से। और दूसरा, सुपर लार्ज मार्केट चेन है ना, तो देर आर चांसेस कि ऑलरेडी लोन्स वगैरह उस तरह के हुए ऑलरेडी। अच्छा, अब गेयरिंग के बाद अब इस पे आ जाओ। इधर देखो, 13 से 16 दिन इन्वेंट्री है, ये पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, इसमें आपको एक रीजन मिलेगा कहीं ना कहीं पे। जी प्लीज बताओ। नहीं, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री कहाँ पे लिखा हुआ है। लॉन्गनेट को entered an agreement with the retailer of home furnishing due देंगे। होम फर्निशिंग आइटम्स पे चले गए। ये होम फर्निशिंग का मतलब है डेकोरेशन वगैरह के या इस तरह की चीजें। होम फर्निशिंग के आइटम्स। तो बताओ, होम फर्निशिंग आइटम्स उतने पेरिशेबल या उतने खराब होते हैं। जो इसका जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स सिर्फ फूड एंड ड्रिंक आइटम्स बेचते हैं। चलो माना कि फूड एंड ड्रिंक आइटम्स के लिए अगर इन्वेंट्री 13 से 16 हो रही है, तो समझ आता है कि मसला है, पेरिशेबल आइटम है, खराब हो जाएंगे, ऑब्सोलीट का रिस्क बढ़ जाएगा। बट हमारी होम फर्निशिंग आइटम्स है, होम फर्निशिंग आइटम क्या उस तरह पेरिशेबल होते हैं, क्या उस तरह जल्दी खराब होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब देखो कंबाइन करके लिखूंगा। द इन्वेंट्री डेज हैज इंक्रीज अ लिटिल बिट। द इन्वेंट्री डेज
of long netco is rate is higher than sector, which might which may be, या फॉर एग्जांपल आप इसमें सपोर्टिंग पॉइंट लिख सकते हो। क्या हो सकता है सपोर्टिंग पॉइंट, आप मुझे बताओ। which might be concern for company if they are holding food and drink items as they get obsolete early। से ये लिख सकते हो आप कि ऑब्सोलीट का रिस्क बढ़ जाता है। Although this company has entered into home furnishing items, they are less perishable। खराब जल्दी नहीं होते ना। So might be because of that days has increased। दो नंबर मिलेंगे इसके, दो नंबर मिलेंगे। प्लीज कंफर्म करें क्या ये चीज सबको समझ आई है भाई। अब देख लो थोड़ा सा मैं बस जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली अब हमने क्लोजिंग की तरफ ही जाना है। प्लीज कंफर्म करना ये बात आपको समझ आई है। मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि नंबर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको। ओके, इसी तरह अब हम पेएबल पे एक बात लिख देते हैं। और फिर एक बात पेएबल पे लिख के और हम कंक्लूजन वगैरह की तरफ जाते हैं। ओके, ऑलरेडी वैसे नंबर हम क्रॉस कर गए हैं, नंबर ऑलरेडी मतलब हम अच्छे खासे क्रॉस कर गए हैं, लेकिन चलो पेएबल डेज कितने 65 से 69 पे चले गए हैं, 69 पे चले गए हैं। देखो, आप मुझे खुद बताओ, आप लार्ज सुपरमार्केट चेन हो, क्या सप्लायर आपको भी उतने दिनों की उधार देता होगा जितनी बाकियों को, या आपको ज्यादा दिनों की देता होगा? हमेशा पेएबल डेज बुरे होना, बड़े होना, ज्यादा होना बुरा नहीं होता। तो इधर ये देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, सुपरमार्केट चेन को ज्यादा डेज देता है सप्लायर पे करने के लिए। मतलब वो कहता है कि जहां पे एक दुकानदार वो 5 दिन दे रहा हूँ, तुम में से ज्यादा चीजें ले रहे हो, 10 दिन बाद पैसे दे देना। द पेएबल डेज या पेएबल पेमेंट पीरियड is also greater than sector, so this might be concluded that Longnet Co is enjoying larger, yeah, enjoying greater payment period advantage as suppliers might be granting extra days to the large company। ये एक नंबर मिल गया। न्यू स्टोर्स ओपन किया, ज्यादा सप्लायर्स, हाँ ये भी हो सकता है, नए स्टोर्स हैं, नए नए सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट हुआ होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट है ये बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट भी है, क्योंकि वो न्यू रेंज ऑफ चीपर इन्होंने किया है, तो सप्लायर्स बड़े होंगे तो उनसे डेफिनेटली पेमेंट पीरियड वगैरह। अच्छा बताओ, करंट रेशियो क्यों हमारा अच्छा है? करंट रेशियो क्यों अच्छा है?
क्योंकि देखो करंट रेशो हमेशा इन कंपनीज का ना लार्ज सुपरमार्केट चेन का अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि सुपरमार्केट चेन, मुझे बताओ, क्या उधार पे सेल करती है ज्यादातर कैश पे? आप लोग मुझे बताओ। एग्जैक्टली, 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 वेरी गुड। द current ratio is normally better in this industry so as long netco as because these business having sales in only cash, so this normally lead to higher current assets and less current liabilities unless कोई सप्लायर वगैरह ह्यूज क्वांटिटी में चीजें वगैरह बाय करें। बस कंक्लूजन की तरफ जाएं। आप लोग मुझे बताओ कंक्लूजन में क्या लिखोगे? वो जो शुरू में बताया था वही लिखना है बस। कंक्लूजन में वही लिखना है कि ओवरऑल रिजल्ट्स इनके अच्छे हैं, अब परफॉर्म अच्छा किया है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी है। इट जस्ट के आपके पास थोड़ा सा नए जो उनका उनको गेयरिंग का देखना चाहिए, बस इसका और कोई इशू है? ये देखो ओवरऑल आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, एक लाइन का कंक्लूजन, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। यस, ये देखो, द द परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो the liquidity position of long netco is overall better than sector. Also, the own their assets, so their loans are also secured against assets। मतलब देखो इनको इतनी उसकी टेंशन भी नहीं है, उन एसेट्स के अगेंस्ट लोन भी सिक्योर्ड है, तो सो देयर पोजीशन इज आल्सो गुड। इट जस्ट that high gearing might impact adversely on profits क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह। बस देखो उस्मान, दिस इज द वे ना। अब आप एक रेशो पे 4 पॉइंट लिख लोगे, क्या आपको एग्जामिनर नंबर देगा? कंक्लूजन का 1 नंबर होता है ना भाई, लाजमी 1 नंबर होता है कंक्लूजन का। जी प्लीज आप लोग मुझे कंफर्म करें, क्या आप लोगों को ये चीजें समझ आई हैं? लिखना कैसे, ये देख रहे हो आंसर्स एग्जामिनर के जब पढ़ोगे ना, किट के आंसर्स पढ़ोगे तो भरे हुए होते हैं। भाई वो आंसर्स आप नहीं पेपर में ट्राई भी नहीं कर सकते और ना ही वो आप लिख सकते हो, सही है? और ना ही आपको लिखने की वो जरूरत है। दिस इज दी राइट आंसर। और ये एग्जाम उसमें कंडीशन में बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपका डेवलप्ड हो सकता है प्रॉपर तरीके से। ओके, प्लीज कंफर्म करें क्या आज जो हमारा सेशन है आपको सारी चीजें क्लियर हैं? कोई क्लैरिटी, कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछनी हो? I think we have started at around 4:15 and it's almost 2 hours and we have learned a lot, right? Well, writing for this to improve, practice a lot, प्रैक्टिस अलॉट। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करो जैसे मैंने आपको बताया है। ट्राई टू प्रैक्टिस अलॉट, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो, उनको लिखो। इवन इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ फीडबैक ऑन दोज क्वेश्चंस, वो भी आप मेरे से ले सकते हो। लिखो और फिर मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको उसके ऊपर जो भी फीडबैक है वो दे सकता हूँ। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एक फीडबैक मैसेज प्लीज कर देना ग्रुप में, व्हाट यू हैव लर्न न्यू, how it was, whether it was exciting for you or not, whether it was clear or not, have you any learn any new thing? This will be motivational for me as well to conduct, let's say, another session as well. So make sure कि आप लोग एक honest feedback देना, कोई उसको overstate करके कोई मक्खन नहीं लगाना, manipulative नहीं होना चाहिए, honest देना।
ये भी डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट सेशन किस एरिया पे करवाना है। मे बी देर आर चांसेस कि ये जो 3-4 एमसीक्यूज आते हैं ना, ये जो इस पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, करंट वैल्यू पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे, मे भी हो सकता है अगला सेशन इस तरह के एरियाज पे करवा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर इस तरह के एरियाज पे स्टूडेंट, नो 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 पूल वगैरह कुछ भी, वेल आई आई नो व्हाट स्टूडेंट्स नॉर्मली फॉलोइंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के एरियाज कवर ही नहीं करके जाते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस तरह की ग्रिप नहीं होती। तो मे बी देर आर चांसेस कि नेक्स्ट सेशन हो सकता है मैं इस पे कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्लीज आपको टाइम वगैरह मैनेज करना पड़ेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट आई एम नॉट इन पाकिस्तान, सो यू हैव टू मैनेज दैट टाइम। देर आर चांसेस के सेशंस थोड़े से इधर उधर हों, तो जस्ट के मैनेज दैट टाइम। Thank you so much and wishing you best of luck. See you in the next session.